सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में रीट मुख्य परीक्षा 2026 साइंस के फिजिक्स वाले टॉपिक को डिस्कस किया था कि कौन से टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसी क्रम में अपना पहला टॉपिक रहेगा बल एवं गति। आज की क्लास में बल एवं गति से संबंधित कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अपना पहला क्वेश्चन है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अपन बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को कहा जाता है गति या मोशन कह सकते हैं अपन। अब देखो, मान लो वस्तु की स्थिति अपरिवर्तित है। वस्तु की स्थिति अपरिवर्तित है, मतलब परिवर्तित नहीं हो रही, अपरिवर्तित है, तब उसको अपन क्या कहेंगे? तब उसको अपन कहेंगे विराम अवस्था। विराम अवस्था। तो स्थिति बदल रही है मतलब आपकी गति, और अगर स्थिति नहीं बदल रही है मतलब वो क्या होगी? विराम अवस्था। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा फोर्स, तो देखो फोर्स को क्या कहेंगे अपन? फोर्स क्या होता है? फोर्स बल। बल होता है बेसिकली किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, अपन जानते हैं किसी भी वस्तु की स्थिति तभी बदल सकती है जब उस पर क्या लगाएंगे? अपन धक्का लगाएंगे, खींचे। इसका मतलब किसी भी वस्तु में मोशन आती किसकी वजह से है? फोर्स की वजह से। इंटरेस्टिंग चीज। अब और देख लेते हैं फोर्स करता क्या है। देखो फोर्स क्या कर सकता है? स्थिति बदल सकता है। स्थिति बदल सकता है। और क्या कर सकता है? देखो मान लो कोई वस्तु स्थिर है तो उसको गति का अवस्था में ला सकता है। अगर कोई वस्तु गति का अवस्था में है तो उसको विराम अवस्था में ला सकता है। और क्या कर सकता है? और बेसिकली फोर्स, मान लो कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो उसकी चाल को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। साथ ही साथ किसी भी वस्तु की चाल की दिशा को भी परिवर्तित कर सकता है। इन सबसे अपन फोर्स इतने सारे काम कर सकते हैं। इसके बाद देखो फोर्स क्या होगा? फोर्स का अगर से आपसे बात करें यूनिट मात्रक क्या होगा, तो मात्रक ऐसा ही इसका मात्रक होता है न्यूटन। ऐसा मात्रक क्या होता है इसका? न्यूटन होता है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? एक सदिश होती है, अदिश नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। सदिश होती है, मतलब इसमें दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट दे रखा आपके देखो प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? जो आपका दाब। दाब क्या हो जाएगा? दाब इज इक्वल होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल। आप देखो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब ध्यान रखना ये एक अदिश राशि है। बल तो आपका सदिश होता है पर दाब कैसी होती है? अदिश होती है। अब बात करते हैं दाब का मात्रक। तो मात्रक देखो इजी है, निकालना कुछ भी नहीं है। मात्रक बल का क्या होता है? न्यूटन। और अपन जानते हैं क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दूरी और विस्थापन का अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है? देखो यहाँ पे बेसिक बात कर, दूरी एक सदिश है और विस्थापन एक अदिश है। तो ये तो अपना गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूरी अदिश है और विस्थापन आपका क्या है? सदिश है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दूरी आपकी क्या है? अदिश होती है और विस्थापन आपका सदिश होती है। दोनों अदिश होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों सदिश होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो कुछ मुख्य तथ्य पढ़ लेते हैं हम दूरी और विस्थापन में, और क्या क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो देखो दूरी, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ आएगा। जैसे मान लो कोई वस्तु पॉइंट ए, जैसे मान लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, और फिर बी से गई मान लो सी पॉइंट, ये वाला सी पॉइंट। तो वस्तु ए से चली और कहाँ तक गई? बी से होते हुए सी पे गई कोई वस्तु। मान लो ए से बी तक की दूरी मान लेते हैं अपन 4 मीटर, और बी से सी तक की मान लेते हैं 3 मीटर। अब देखो दूरी क्या होती है? दूरी सिंपल याद रखें हमेशा। दूरी क्या होती है? किसी भी वस्तु द्वारा चले गए पथ की वास्तविक लंबाई। देखो कण ए से सी तक वास्तविक पथ कौन सा है? ए से बी गया फिर बी से सी गया, तो पहले ए से बी तक कितना चला? 4 मीटर, और बी से सी तक कितना चला? 3 मीटर। टोटल कितना चला? 7 मीटर। तो ये अपनी हो जाएगी दूरी। दूरी होगी आपकी 7 मीटर। अब बात आती है विस्थापन। तो विस्थापन देखो हमेशा याद रखना है, विस्थापन निकालने का सिंपल तरीका है,
जहाँ से आप चले वो आपकी प्रारंभिक स्थिति, जहाँ आप रुके वो आपकी अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को आप एक सीधी लाइन से मिला दो, अपन एक सीधी लाइन से मिला दिया। अब इस सीधी लाइन की जो लंबाई होगी वही आपका क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी, वही आपका क्या कहलाएगी, विस्थापन। अब अपन जानते हैं अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ये 4 ये 3 तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो यहाँ अपना विस्थापन कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो देखो इंटरेस्टिंग चीज, तो ये दूरी हो गया। दूरी का मतलब जहाँ से चले और जहाँ आपकी यात्रा खत्म हुई और जिस पाथ से होके आप गए उस पाथ की रियल लेंथ है वो तो होती है आपकी दूरी। और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को एक सीधी लाइन से मिला दो, उस लाइन की जो लंबाई होगी वही आपका क्या होगा, विस्थापन होगा। दूसरा अंतर, दूरी क्या होती है, अदिश होती है, याद रखेंगे, और आपका विस्थापन होता है वो सदिश होती है। दोनों में क्या समानता है, दोनों में समानता ये है कि इसका भी मात्रक मीटर है और विस्थापन का मात्रक भी आपका क्या होता है, मीटर होता है। दोनों ही लंबाई है इसलिए दोनों का मात्रक क्या होगा, मीटर हो गया। तो ये था दूरी और विस्थापन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो अभी क्वेश्चन अपन धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाएंगे। ये देखो सिंपल क्वेश्चन है। देखो यदि कोई वस्तु 60 किलोमीटर जाकर वापस 60 किलोमीटर लौट आई तो कुल विस्थापन क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन अभी अपन ने देखा, अपन इजीली कर सकते हैं इसको। मान लो कोई वस्तु ए से चली और बी तक गई, ये अपना पॉइंट ए बी, कितना चली, 60 किलोमीटर। और बी से ये तो बी ए से बी गई और चलकर वापस आई, मतलब बी से वापस कहाँ जाएगी, ए पे आ जाएगी। तो अगेन कितना चली, 60 किलोमीटर। अब पूछ रहा आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा विस्थापन, अपन दोनों चीजें निकाल रहे हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखें दूरी, तो दूरी तो देखो कितना होगा, दूरी अपन चलते हैं जिस भी पाथ से होके गए उसकी रियल लेंथ। ए से बी गई कितना चली, 60। फिर अगेन बी से वापस आई कितना चली, 60। टोटल दूरी कितनी जाएगी, 120 किलोमीटर। बट अपने इसी क्वेश्चन में पूछा क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन देख लेते हैं। तो विस्थापन तो देखो क्या होगा, अपन चले ए से और घूम फिर के वापस ए पे आ गए, तो प्रारंभिक स्थिति भी अपनी ए ही है और अंतिम स्थिति भी अपनी ए ही है। तो ए को ए से मिलाने वाली लाइन की लेंथ कितनी होगी, 0। तो 0, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर। तो विस्थापन यहाँ पे कितना होगा, 0। और इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, किसी वाहन की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें, तो बिल्कुल आसान। देखो वाहन की चाल 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर पर आवर इसको अपने को पढ़ना आना चाहिए। 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब है एक आवर में कितना चल रहा है वाहन, 40 किलोमीटर। तो आवर में कितना चल जाएगा, चल जाएगा 80 किलोमीटर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी, 80 किलोमीटर। अब देखो इसका जनरली अपन दूरी निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी इक्वल टू होता है चाल इंटू समय। तो चाल और समय दे रखे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अपन, सिंपल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेग किस प्रकार की राशि है, वेग किस प्रकार की राशि है। अदिश राशि है, ये गलत हो जाएगा। वेग एक कैसी होती है, सदिश राशि होती है। वेग एक सदिश राशि है, मात्रक रहित नहीं होगी क्योंकि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा सेकंड होता है। तो ये मात्रक रहित तो नहीं होगी। समय पर निर्भर, समय पर निर्भर भी, केवल समय पर निर्भर तो ये नहीं करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि। अब देखो अपन थोड़ा और देख लेते हैं। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, अपन जानते हैं, देखो आपकी दूरी होती है, दूरी दूरी कैसी होती है, अदिश होती है। और आपका वेग कैसा होता है, सॉरी विस्थापन क्या होता है, विस्थापन आपका होता है सदिश। याद रखने का तरीका सिंपल, सदिश। अब देखो अपने को दूरी से क्या मिलता है, चाल मिलती है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो होता है अपना चाल। और विस्थापन क्या होता है, आपका वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटा, तो इससे आपको मात्रक भी याद रहेंगे और सदिश सदिश भी याद रहेगा, विस्थापन बटा समय, सिंपल। अब देखो अपने को पता है कि दूरी कैसी है, अदिश, तो चाल भी कैसी हो जाएगी, अदिश। विस्थापन कैसा है, सदिश, तो वेग भी कैसा हो जाएगा, सदिश। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा दूरी का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मीटर। और विस्थापन का भी क्या होता है आपका, विस्थापन का भी मीटर।
अब देखो, अब इस साल में क्या करें, दूरी में समय का भाग दे रहे हैं, तो दूरी का मीटर होता है, समय का भाग दे दिया, मतलब 1 मीटर तो था पहले से, मीटर एक समय तो था नीचे पहले से, एक और आ गया, सॉरी, मीटर था और नीचे समय का भाग दे दिया, तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे भी विस्थापन का मीटर और अपन ने सेकंड से भाग, समय का भाग दे दिया, मतलब सेकंड आ जाएगा। अब देखो और क्या हो सकता है इसमें, ये हो गया। उसके बाद देखो आगे, उसके बाद एक वर्ड पढ़ते हैं अपन, त्वरण। तो देखो यहीं से जनरलाइज कर देते हैं अपन, त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग में समय के साथ परिवर्तन। त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय, मतलब वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो त्वरण होता है। अब देखो, चूंकि वेग सदिश है तो त्वरण भी आपका कैसा हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, ये भी आपका कैसा होगा, सदिश राशि हो जाएगी ये भी। ठीक है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर सदिश है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका आपका मात्रक होगा, देखो वेग का जानते हैं मीटर पर सेकंड है, और 1 सेकंड का और भाग दे दिया तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आसान देखो तरीका याद रखने का, मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका मात्रक हो जाएगा। अब देखो यहीं से अपन एक चीज और सीख सकते हैं, इसी के आगे, इसी के आगे देखो अपन क्या जानते हैं, देखो इसके बाद अपन पढ़ते हैं जनरली बल। तो देखो याद रखने का तरीका, बल, बल बराबर होता है इस त्वरण को द्रव्यमान से गुणा कर दो, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, और फॉर्मूला जनरली अपन पढ़ते हैं F बराबर ma। अब देखो बात आती है त्वरण कैसा है, सदिश, तो बल भी कैसा हो जाएगा, सदिश, और इसका मात्रक अपन जानते हैं क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस तरीके से अपने को अपन याद इसको रख सकते हैं, अदिश सदिश को अपन सीक्वेंस में से याद रख सकते हैं, इससे यूनिट वगैरह भी याद रखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगेन देखो अपना त्वरण आ गया, अभी भी पढ़ा, देखो बोल रहा है त्वरण किसके परिवर्तन की दर, अभी अभी मैंने पढ़ा, वेग में जो समय के साथ परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, अपन त्वरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखो त्वरण से संबंधित और कुछ बातें जान लेते हैं अपन। देखो त्वरण क्या होता है, बेसिकली त्वरण का मतलब होता है, सिंपल याद रखो हमेशा, त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। अब आप बोलोगे सर वेग में परिवर्तन तो दो तरीके से हो सकता है, हाँ बिल्कुल दो तरीके से हो सकता है, वेग बढ़ भी सकता है, वेग बढ़ सकता है, या वेग आपका घट सकता है, बिल्कुल सही बात है, वेग बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, दोनों ही परिवर्तन है। अच्छा ठीक है, अब देखो वेग को बढ़ने को जनरली बोला जाता है त्वरित गति, त्वरित गति, और वेग के घटने को बोला जाता है मंदित गति। इसका दूसरा नाम ये भी बोलते हैं अपन त्वरण, त्वरित गति को त्वरण भी बोल देते हैं और मंदित गति को मंदन भी बोल देते हैं, ये सिंपल अपने को ध्यान रखना है। तो त्वरित गति और मंदित गति, तो वेग अगर बढ़ रहा है मतलब हो रहा है आपका त्वरित गति है, वेग अगर घट रहा है मतलब वो मंदित गति है। अच्छा इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे मान लो त्वरण आपको दिया हुआ मिलेगा, ए बराबर दे दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब यूनिट की तो अपन अभी रिसेंटली बात की, तो ये तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, और मंदन जो लिखा हुआ मिलेगा वो आपको ए इज इक्वल टू दिखेगा, पर उसको लिखा कैसे जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ए इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह आपको बता रहा है मंदन को बता रहा है, प्लस चिन्ह बता रहा है त्वरण को बता रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, वेग बढ़ेगा, यहाँ पे वेग घटेगा, यहाँ पे वेग बढ़ेगा। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इसका देखो पढ़ने का तरीका है, त्वरण का मतलब देखो वेग बढ़ रहा है तो इसको पढ़ने का तरीका है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड में वेग 5 मीटर पर सेकंड से आपका बढ़ रहा है। और यहाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे 1 सेकंड में वेग 5 मीटर पर सेकंड से घट रहा है, सिंपल। तो यहाँ पे बोलेंगे वेग 1 सेकंड 5 मीटर सेकंड से बढ़ रहा है, और यहाँ पे घट रहा है, ये इनका पढ़ने का तरीका, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो त्वरण किस में परिवर्तन की दर होती है, वेग में परिवर्तन की दर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दूरी और समय का ग्राफ सीधी रेखा हो तो गति कैसी होगी। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं। जैसे मान लो अपन दो एक्सिस ले लेते हैं, ये मान लो अपन, ये अपनी एक्स एक्सिस ना, सिंपल है समझने के लिए, ये अपना समय एक्स हो गई मान लो, और ये अपनी हो गई दूरी। इसमें बोल रहा है कि अगर ग्राफ ऐसे आपका स्ट्रेट लाइन हो, ऐसे सीधा सीधी रेखा हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो कौन सी गति बोला जाएगी। तो देखो समय से, अब देखो अगर स्ट्रेट लाइन होती है जब भी, तो देखो क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है आपका दूरी भी बढ़ती है। पहले जब समय जीरो था तो दूरी भी जीरो थी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपकी दूरी बढ़ेगी। देखो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है दूरी बढ़ रही है। अब इसमें होता क्या है, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, बेसिकली इक्वल समय अंतराल में, इक्वल समय अंतराल में तय की गई दूरी इक्वल होती है,
और ऐसी गति को बोला जाता है एक समान गति। एक समान गति का मतलब क्या होता है? समान समय अंतराल, समान समय अंतराल में तय की गई दूरी, दूरी क्या होती है आपकी? दूरी समान होती है। ये सिंपल अपने को ध्यान रखना है, वो ऐसी गति को बोलते हैं एक समान। अब ये अपन लॉजिकली जानती है तभी हो सकता है जब आपकी चाल क्या हो? नियत हो। चाल बराबर क्या हो? नियत। चाल अगर नियत नहीं बदल रही है तो समान समय अंतराल में तय की गई दूरी हमेशा समान ही होगी, और उसका ग्राफ हमेशा कैसा आएगा? दूरी और समय के साथ स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब यहाँ पे चाल क्या है? अपन ये भी कह सकते हैं चाल क्या है? नियत। अब इसका उल्टा असमान गति। असमान गति क्या होगी? असमान गति, असमान गति मतलब इसकी जस्ट उल्टा कर दो, है ना? समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान नहीं हो तो असमान गति। और यह अपन कह सकते हैं चाल क्या हो आपकी? चाल नियत ना हो। चाल अगर नियत ना हो तो भी उसको अपन बोलेंगे असमान गति। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। विराम गति के बारे में अपन जानते हैं। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्तीय पथ पर नियत चाल से चल रही है ना? एक वस्तु वर्तीय पथ पर नियत चाल से, उसकी गति किस प्रकार की होती है? तो देखो जब भी कोई वस्तु वर्तीय पथ पर नियत चाल से चलती है तो उसको बोला जाता है एक समान वर्तीय गति। क्या बोला जाता है? एक समान वर्तीय त्वरित गति बोला जाता है। एक समान वर्तीय त्वरित गति। देखो एक समान दो में आ रहा है, एक समान बिना त्वरण, ध्यान रखना। ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा। देखो दो ऑप्शन है इसमें, एक समान चाल दोनों में दे रखा है। एक समान चाल दोनों में समान होती है, पर यहाँ बोला बिना त्वरण। त्वरण, बिना त्वरण के वर्तीय गति नहीं होती, कभी भी त्वरण भी होता है। कैसे? जैसे अपन देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कोई पार्टिकल ऐसे, क्या क्या चीजें मुख्य बातें एक समान वर्तीय गति में। यहाँ से लास्ट जो आपकी भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था। एक क्या क्वेश्चन था उसको भी मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे मान लो आर त्रिज्या की वृत्त पे कोई कण है ना? ऐसे कोई कण है आपका, और वो ऐसे ऐसे वी चाल से दौड़ रहा है, ऐसे रफ्तार से दौड़ रहा है, ऐसे वी चाल से ऐसे इसके चारों तरफ चक्कर लगाना है। और वी क्या आपका? नियत है, चाल आपकी नियत है। तो देखो एक समान वर्तीय गति होती है, इसमें देखो क्या क्या अपने मुख्य पॉइंट याद रखने होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है? चाल तो नियत होती है, चाल तो नियत होती है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना होता है? इसमें वेग परिवर्तित होता है। वेग नियत नहीं होता, मतलब परिवर्तित होता है। तीसरा पॉइंट याद रखना अपने को त्वरण। तो इसमें याद रखना त्वरण भी परिवर्तित। पहली बात तो जीरो तो होता ही नहीं है, तो होता भी है और वो भी परिवर्तित, मतलब एक समान नहीं होता, वो भी परिवर्तित होता। कैसे? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आप बोलोगे सर देखो चाल का मतलब जैसे ये नियत है, मतलब चाल तो इसकी नियत रहेगी। जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से ही दौड़ेगा। अब बात आती है वेग, तो वेग कैसे बदल रहा है? तो वेग, इस पॉइंट को अगर मैं ए लूँ, इस पॉइंट को अगर मैं बी लूँ, इस पॉइंट को अगर सी लूँ और इस पॉइंट को अगर डी लूँ, तो ध्यान से देखना ए पे रफ्तार ऊपर की तरफ है, बी पॉइंट पे जो दिशा होगी कण की कौन सी होगी? वो देखो बाईं तरफ हो जाएगी, वी भी दिखूँ। सी पॉइंट पे कहाँ होगी? नीचे की तरफ होगी। डी पॉइंट पे कहाँ होगी? दाईं तरफ होगी, वी डी। तो देखो हर एक पॉइंट पे ए पे रफ्तार, पार्टिकल चल तो 10 मीटर पर सेकंड से रहा है, पर ए पे रफ्तार ऊपर की तरफ है, दिशा ऊपर की तरफ है। बी पे बाईं तरफ, सी पे नीचे की तरफ, डी पे दाईं तरफ। तो दिशा बार बार बदल रही है, दिशा बदल रही है मतलब वेग आपका बदल रहा है। क्यों? क्योंकि वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। तो इसमें अपने को दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद आती है त्वरण। त्वरण परिवर्तित कैसे? पहली बात तो त्वरण का मैग्नीट्यूड यानी इसका परिमाण कितना होता है? त्वरण का परिमाण होता है वेग का स्क्वायर या चाल का स्क्वायर बटा त्रिज्या। ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना अपने को। इसी फॉर्मूले पे लास्ट भर्ती परीक्षा में आपकी क्वेश्चन पूछा गया था, वी स्क्वायर बटे आर। उसमें वी दिया था, वर्तीय पथ की त्रिज्या भी दी थी, सीधा इस फॉर्मूले में रखना था और सोल्व करना था। अब बात आती है कि सर ये त्वरण ये तो फिक्स है, देखो वी फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड मतलब फिक्स, और त्रिज्या भी फिक्स है, तो ये तो फिक्स होना चाहिए ना। बदल कैसे रहा है? तो बदल रहा है। देखो बदल कैसे रहा है? ये बदल रहा है क्योंकि अपन जानते हैं वर्तीय गति जब भी कोई कण करता है तो इसको बोला जाता है आपका, इसको बोला जाता है अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण, इसको बोला जाता है अभिकेंद्रीय त्वरण। और अपन जानते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा हमेशा कहाँ होती है? केंद्र की ओर। हमेशा कहाँ होती है? केंद्र की ओर। अब देखो ध्यान से देखेंगे अपन, केंद्र की ओर होती है। हाँ बात तो बिल्कुल सही है सर, केंद्र की तरफ होती है। अब देखो कैसे समझेंगे अभिकेंद्रित त्वरण। मान लो पार्टिकल ए पे है तो केंद्र की तरफ क्या होगा? बाईं तरफ। जब पार्टिकल बी पे होगा तो केंद्र की तरफ नीचे की ओर। जब पार्टिकल सी पे होगा
तो केंद्र की तरफ मतलब दाईं ओर, और जब पार्टिकल डी पे होगा तो मतलब ऊपर की ओर। तो हमेशा देखो त्वरण का जो परिमाण है v²/r न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान तो वो नहीं बदल रहा है, पर इसकी दिशा बदल रही है। दिशा बदल रही है इसलिए ये भी कैसा होगा, परिवर्तित होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा राशि है, ये भी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि का ये एक इंटरेस्टिंग चीज रहती है जो अपने को ध्यान में रखनी होती है। अदिश में तो कोई समस्या नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यू को देख लेंगे, बदल रही है तो बोल देंगे बदल रहा है, नहीं बदल रही है मतलब बोल देंगे नहीं बदल रहा है। पर सदिश राशि में अपने को परिमाण के साथ साथ दिशा देखनी होती है। तो इन दोनों ही केस में देखो वेग की भी दिशा बदल रही है और त्वरण की भी दिशा बदल रही है, इसलिए दोनों परिवर्तित हैं। ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अपने को हमेशा याद रखनी चाहिए, तीनों महत्वपूर्ण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सिंपल। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से सीधी रेखा में चलना प्रारंभ करती है, 6 सेकंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा। देखो अब ये भी हमने सीखा, ये बराबर कितना दे रखा है त्वरण, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल अभी अपने पढ़ा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेग 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। अपने को कितने सेकंड बाद पूछा, 6 सेकंड बाद। तो पहली सेकंड के अंत में कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में फिर 3 से 3 और बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले था 0 से पहले बढ़ेगा 3 मीटर पर सेकंड, फिर 3 से बढ़ के फिर 3 से बढ़ेगा, 3 से बढ़कर कितना हो जाएगा 6, 6 से फिर कितना हो जाएगा 9। ऐसे करते करते 6 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 6 3 18, तो कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। सिंपल है ना। अपने को पता है भाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बेसिक मतलब पता होना चाहिए, किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अपने को पता है कि भाई रफ्तार 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो 6 सेकंड में कितने बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6 सेकंड में बढ़ के 18 हो जाएगी। 3 0 से 3 होगी, फिर 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से 18, 6 सेकंड बाद 18 हो जाएगी। या फिर अपन एक गति का समीकरण भी जानते हैं, गति के फर्स्ट समीकरण से इसको सोल्व कर सकते हैं, v बराबर u प्लस 80, ये वाला समीकरण है, इससे सोल्व कर सकते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? देखो v पूछा है, अंतिम वेग होता है v, प्रारंभिक u होता है आपका प्रारंभिक वेग जो कि 0 दे रखा है क्योंकि विराम अवस्था से शुरू हो रहा है, प्लस a कितना दे रखा है 3 और t कितना दे रखा है 6, तो 6 थी 18, तो 18 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली एक रेसिंग कार सीधी सड़क पर 30 मीटर पर सेकंड से वेग प्रारंभ से चल रही है, प्रारंभिक वेग से चल रही है। ब्रेक लगाने पर कार में -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान मंदन उत्पन्न होता है। देखो यहाँ माइनस साइन भी दे दिया और मंदन भी दे दिया, इसका मतलब रफ्तार घटाएगा। ब्रेक लगाने के बाद कितने से बाद कार रुक जाए, और ये अपन जानते हैं ब्रेक का मतलब ही क्या होता है, ब्रेक लगाने से कार तो रुकती है मतलब रफ्तार घटती है। अब देखो इसको भी अपन वैसे करेंगे। गिवन क्या है क्वेश्चन में, अपने को दे रखा है a इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका बेसिक मतलब क्या होता है, वेग 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से घट जाता है। इसका बेसिक मतलब अपन जानते हैं, 1 सेकंड में 6 से घट रहा है तो कितने सेकंड बाद 0 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल कितनी है 30 मीटर पर सेकंड है, इसको 30 से अपने को 0 करना है और 1 सेकंड में 6 से घटा रहा है। तो अपन जानते हैं 5 6 5 30, 5 सेकंड में क्या हो जाएगा, t इक्वल कितना आ जाएगा 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद रुक जाएगी। भाई पहले सेकंड में क्या होगा, 30 से 24 होगी, 24 से फिर कितनी होगी 18 होगी, 18 से फिर 12, 12 से फिर 6 और 6 से फिर 0, अपने को 0 करनी है तो 5 सेकंड बाद हो जाएगी। या फिर अगेन वही आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो गति का, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अंतिम वेग कितना है, अपने को रोकना है मतलब 0 करना है, रोकना है ना। प्रारंभिक अपने को दे रखा 30, a कितना दे रखा -6 और इंटू टी अपने को निकालना है। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो 6t बराबर 30, तो t बराबर कितना आ जाएगा 30/6, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये 5 सेकेंड। तो ये थे अपने आज के 10 क्वेश्चन बल एवं गति से संबंधित, है ना। आज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में अपन थोड़ा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही अपन पढ़ें। आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।